सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है। 6 साल में आयोग का मेंबर था जी, अब चेयरमैन हूँ। उन 6 साल से पहले मैं भी कैंडिडेट था, तो मैं कैंडिडेट्स की हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और मैं अगर किसी मीटिंग में या किसी काम में बिजी नहीं हूँ तो जो विजिटर्स हैं, मिलने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, कोई किसी की प्रॉब्लम है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा उनको वेट नहीं कराता। आपके रिजल्ट बहुत लंबे होते हैं भाई, आज पेपर हुआ, कल पता नहीं कब उनकी वैकेंसी निकलेगी। कोई इस तरीके का प्लान नहीं है कि भाई बहुत जल्दी पेपर हो जाए और फटाफट नौकरी लगे, 2-4 महीने में सारा काम फटाफट। ये कैसे संभव है सारी चीज़ें फटाफट हो जाए? मान लो आज मैं 40 साल का हूँ और वैकेंसी निकल गई, 42 हमारे हरियाणा की लास्ट डेट है, लास्ट एज है, और 2 साल तक मैं लंबित पड़े रहे, 43 साल का होगा वो वैकेंसी कैंसिल होगी, दोबारा पोस्ट भरेगी, फिर तो मैं भर ही नहीं सकता। तो जो हमने पहले तारीख पे भरवाई थी, हम उसी एज को उठाएंगे, चाहे वो बच्चा ओवरेज क्यों ना हो गया हो। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, और क्योंकि हम बहुत सारी बातें देखते हैं समाज में, किसान अन्नदाता, जज न्यायदाता और डॉक्टर वो हमारा जीवनदाता, 3 भगवान के बारे में तो हम जानते हैं। लेकिन हम उन शख्स को कभी भगवान का दर्जा नहीं देते जब हमारा पेपर क्लियर करता है और लिख के देता है भाई हाँ इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। आज मैं पंचकुला में हूँ और HSSC डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खदरी आज हमारे साथ हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर देखो, मैं तो सीधा सा कह रहा हूँ कि आप नौकरी देते हैं और नौकरी मिलती है तो एक भगवान का दर्जा है, लेकिन हरियाणा की जनसंख्या अंदाजा सा 2011 के हिसाब से देखें तो 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ 53 कुछ लाख। उसमें 60% अगर युवा हैं, 1.5 करोड़ हमारी युवा बनते हैं, तो 1.5 करोड़ हमारे आपके इस डिपार्टमेंट की तरफ, आपकी कुर्सी की तरफ, आपकी नज़रों की तरफ देखते हैं कि अब हमें नौकरी मिलेगी और साहब हमें नौकरी देंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे आपसे मिलके खुश भी होते हैं, बाहर पार्टी भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे नाराज होके और गालियाँ भी देके जाते हैं। इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो आंकड़ा अभी आपने बताया, 1.5 करोड़ लोग जी बेरोजगार हैं, रोज खासकर युवा हैं जी, सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है जी, पर जो सरकार ने आपने भगवान का दर्जा दिया, ऐसा नहीं है। एक सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है मेरे को, और वह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं निभा रहा हूँ। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, कुछ बच्चे लड्डू बांट के, मिठाई बांट के जाते हैं, ये बात सच है जी, और कुछ गालियाँ देते हैं। जो गालियाँ देते हैं, जैसे मान लो 5000 लोग एग्ज़ाम में बैठे, 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टों का गेस्ट 100 लोग लगेंगे, तो 4900 लोग तो गालियाँ ही देंगे मेरे को। तो जो लोग 100 ही लोग हैं मेरे को, तो जो मिठाई खिलाएंगे या पार्टी करेंगे। जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, 8 आपने MA की हैं, विधि स्नातक से आपने कर रखा है। मोदी जी ने आपकी प्रशंसा की थी जब बेटे की शादी में आपने 1 रुपया लेके की थी। गांव में आप सरपंच के पद पे भी रहे हैं, रतन लाल कटारिया जी के सचिव भी रहे हैं। आपके पास इतना कुछ है, तो आइडिया क्या कुछ है आपके पास भाई हाँ मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्लान्स करूँगा? जब भारत भूषण भारती जी जब यहाँ पे चेयरमैन थे, आप यहाँ पे 6 साल तक मेंबर भी रहे हैं। हो सकता है कोई भारती साहब ने कोई आइडिया ना मानो, आपके पास अब क्या आइडिया कि भाई मैं वो काम करूँगा और युवाओं का भला करूँगा और गालियाँ की रेशो थोड़ी सी कम हो जाएगी? ऐसा है, जैसे आपने कहा कि मैं सरपंच भी रहा, कटारिया साहब का सचिव भी रहा जी, और 8 विषयों में मैंने MA भी की जी। इन सब से मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ, और मैं इस अनुभव का फ़ायदा पिछले 6 साल आयोग में भी उठाया और अब अपनी चेयरमैनशिप में भी उठाऊंगा। अब जैसा आपने किया कि आपके पास नया आइडिया क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अब नए टेक्नोलॉजी को मैं अपना रहा हूँ, और मेरा जो लक्ष्य है वो अब ये लक्ष्य है कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई है, कोई पोस्ट की वैकेंसी निकली है, वो मैं सिलेक्शन तक
ये सारा काम 1 साल में पूरा कर लूँगा। और मैं अब ये जो भर्तियां हैं इनको सालों साल, 5 साल, 10 साल, अब ऐसे ये भर्तियां नहीं लटकेंगी। एक टारगेट टाइम में जो कितनी से कितनी बड़ी भर्ती हो, पूरे 1 साल में हम कंप्लीट करके देंगे। देखो सर, आप इतने बड़े पद पे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की निगाह आपके ऊपर है। रहते बिल्कुल सिंपल है, सिंपल चप्पल पहन रखी है, कोई अंगूठी वगैरह भी नहीं, सिंपल से एक अंगूठी पहन रखी है। तो क्योंकि आप डाउन टू अर्थ, एक गांव से शुरुआत है आपकी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, समस्याओं से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक समय था मैं यहाँ पे नीचे आया, एक महिला एक छोटे से बच्चे को गोद लिए हुए थी। मैं वो इंटरव्यू करता हूँ सर जो लोगों में रहती हैं वो बातें। एक छोटे से बच्चे, शायद 2-2.5 महीने का बच्चा होगा, और वो अकेली खड़ी रो रही थी। मैं बोला कि बहन जी की बात होगी? यूँ बोली, भाई मैं ओडल तो आई हूँ। ओडल या पलवल कहाँ से? इसी तरीके से नांगल चौधरी से भी आते होंगे, इसी तरीके से डबवाड़ी से भी आते होंगे, जो 400-500 किलोमीटर दूर हैं। अब वो यहाँ पे आए और आपसे मिलने की कोशिश करे, और आपके नीचे खड़े हुए पुलिस या चौकीदार जो खड़े हैं वो इतने कई बार रूडली बिहेव करते हैं। गर्मी का मौसम इतना होता है, आदमी 1 मिनट के लिए बड़ा मुश्किल होता है धूप में खड़ा होना। उन सब को आप यहाँ पर नज़र कैसे बना के रखते हैं? भाई आपका कर्मचारी उनके साथ रूडली बिहेव नहीं करेगा। उनके लिए आना 400-500 किलोमीटर, वापस जाना, इतना हज़ारों उनका खर्चा, और फिर एक टका सा जवाब दे देते हैं नीचे वाले कि कल ना ये साहब ने कहा है बे, परसों न मिलेंगे, आज को नहीं आ रहा है। इन सब बातों से आप वाकिफ़ हैं सर? हाँ, मैं इन सब बातों से वाकिफ़ हूँ। और शर्मा जी, मैं इसलिए वाकिफ़ हूँ कि 6 साल में आयोग का मेंबर था जी, अब चेयरमैन हूँ। उन 6 साल से पहले मैं भी कैंडिडेट था, तो मैं कैंडिडेट्स की हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तो ये जो घटना हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। मानवता आपके समय की तो खैर नहीं थी ये घटना, लेकिन हाँ, मानवता भी कोई चीज़ है। और मैं अगर किसी मीटिंग में या किसी काम में बिजी नहीं हूँ, तो जो विजिटर्स हैं, मिलने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, कोई किसी की प्रॉब्लम है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा उनको वेट नहीं कराता, क्योंकि मैं भी 6 साल से पहले कैंडिडेट था, ना कि चेयरमैन था। आपने वो बात महसूस की होगी? बहुत ज़्यादा महसूस की मैंने। आपकी ही बातों से मेरे संज्ञान में आई है। अगर कोई ऐसी घटना, आयोग का मैं भी मेंबर था, मैं भी जिम्मेदार हूँ उस घटना के लिए। अब मैंने अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं बाहर, उन सब को कह रखा है, कोई एडामेंट होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आए वो चेयरमैन के ऑफिस के सामने बिठा दो, 5 मिनट 10 मिनट बाद में हर व्यक्ति को मिलूँगा। अगर हम किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ भर की बात तो कर सकते हैं हम। क्या बात है, बिल्कुल गजब की बात है सर ये। अच्छा सर, आपके रिजल्ट बहुत लंबे होते हैं भाई, आज पेपर हुआ, कल पता नहीं कब उनकी वैकेंसी निकलेगी। कोई इस तरीके का प्लान नहीं है कि भाई बहुत जल्दी पेपर हो जाए और फटाफट नौकरी लगे, 2-4 महीने में सारा काम फटाफट हो जाए? देखिए कि प्रोसीजर है जी। मतलब जैसे वैकेंसी निकली, 1 महीने का टाइम आवेदन करने का जी, उसके बाद 1 महीने का टाइम फिर नोटिस देने का कि एग्ज़ाम होगा जी, फिर 6 महीने के बाद डेट बताएंगे कि इस तारीख को एग्ज़ाम हुआ। यहाँ पर लाखों की लोगों संख्या में लोग एग्ज़ाम देते हैं। फिर 3 गुना लोग जो मेरिट में आते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। आपको हैरानी होगी, क्लर्क के पेपर में 20,000 लोगों को हमने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, 20,000 लोगों को, और वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया। लगभग 3 महीने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहा। तो ये कैसे संभव है सारी चीज़ें फटाफट हो जाए? पर अब टेक्नोलॉजी का युग है। हमने अब ये है कि फिजिकल हम व्यक्ति उसको अभ्यर्थी को नहीं बुलाएंगे, हम उसकी ऑनलाइन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। और हमने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें डाल दी हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि उसको सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले है, बाद में है। जो एलिजिबिलिटी है अब हमारा सॉफ्टवेयर ही बढ़ा देगा। और ये रिजल्ट की जो गति है अब ये तेज होने वाली है नए टेक्नोलॉजी के युग में। अभी मैं नीचे खड़ा था, कुछ अभ्यर्थी मुझे बोले यार हमारी समस्या भी उठा दे। मैं बोला क्या? क्योंकि वो अकेली उस जॉब की समस्या नहीं है, ऐसे हर जगह समस्याएं आती हैं। उसने बताया कि जी हमारे पिछले साल वैकेंसी निकली थी, किसी कारणवश इस साल दोबारा री एडवर्टाइज कर दी। हमारे आसपास के लोगों ने बताया कि यार ये तो जिन्होंने पहले भर रखे थे उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भर लो, तो जो नए बचे हुए भर लेंगे अभी। तब तक हम कंफर्म होने लगे, उसकी डेट जा चुकी थी, लास्ट डेट।
तो क्या ऐसे ऐसे SI के बच्चे थे, वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे वो, तो वो बोले कि जी क्या हमें एक चांस, एक दिन की फॉर्म भरने की दिनांक दे दो ताकि हम भर लें और फिर अपना काम कर लें। ऐसे ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज में ऐसा है जी कि ये जो SI का है ये कई विषयों में है। कई बार क्या होता है, हमने मार्च में वैकेंसी निकाली जी, और मार्च में हमारी 31 मार्च को डेट बंद हो गई कि एप्लीकेशन की कट ऑफ डेट है, इसके बाद नहीं भर सकते। और क्या होता है, अप्रैल में मोस्टली रिजल्ट आते हैं +2 के, BA के, MA के, तो उनके लोग जो पास आउट हैं फ्रेश, वो सरकार के पास जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, किसी मिनिस्टर्स के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा क्या गुनाह है, हमारा रिजल्ट ही तो 1 महीने बाद आया है, तो हमारे को भी मौका दे दो। तो सरकार जब तक ये सोचती है कि ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ भर्ती का, क्यों ना 15 दिन के लिए रीओपन कर दी जाए ये भर्ती। तो इसलिए हम सरकार की डिमांड पे या बच्चों की डिमांड पे उनके हितों को देखते ही रीओपन करते हैं। कोई हमें चाव थोड़ी है कि हम बार बार उसको रीओपन करें। तो ऐसा एक चांस और दे दो बच्चों को, भाई चलो 1 दिन का टाइम है, जिसने भरनी है भर लो, टाल मारो फिर। ये शर्मा जी आपकी बिल्कुल बात है। आपको ये 2 बच्चे मिले हैं जी, इन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम और दे दो जी, मान लिया 2 दिन का टाइम और दे देते हैं जी। 2 दिन खत्म होने पे फिर 2 बच्चे आ जाएंगे कि 2 दिन का टाइम दे दो। तो ये कुछ चीजें एंडलेस हैं। मतलब ये तो है नहीं कि हमने एक आदेश जारी कर दिया कि हमारे आदेश को सारे हरियाणा के बच्चे मान के उसी दिन अप्लाई कर देंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई विदेश में है, कोई कोरोना से पीड़ित है, ये एंडलेस प्रॉब्लम्स है। इसलिए ये है कि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बार बार किसी चीज़ की तिथि बढ़ाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये स्थितियाँ इस तरीके से तो कोई भर्ती पूरी होगी ही नहीं भाई, ये बात सही है। अच्छा जी, मान लो आज मैं 40 साल का हूँ और वैकेंसी निकल गई 42 हमारे हरियाणा की लास्ट डेट है, लास्ट एज है, और 2 साल तक वे लंबित पड़े रहे। 43 साल का होगा वो वैकेंसी कैंसिल होगी, दोबारा पोस्ट भरेगी, फिर तो मैं भर ही नहीं सकता। इस तरीके के क्या कुछ प्लान है भाई? हाँ, जो इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि जो हमने एक बार एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, मान लो उसमें किसी ने अप्लाई कर दिया और 2 साल तक वो भर्ती नहीं हुई और उस पोस्ट की री एडवर्टाइजमेंट होगी 2 साल बाद भी, तो जो हमने पहले तारीख में भरवाई थी हम उसी एज को उठाएंगे, चाहे वो बच्चा ओवरेज क्यों ना हो गया। जो उसने पहले अप्लाई किया था हम उसकी एज वही मानेंगे, ना कि नई एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मानेंगे। शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया, नीचे बच्चे बहुत वेट करते हैं सर आपका, और बहुत सारी आशाएं हैं उनके दिमाग में। महिलाएं हैं जो बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में, आज तो बारिश एक्सेस है तो कीचड़ में उनके पाँव भरे हुए हैं। तो क्या इस तरीके से खट्टर साहब या आप कोई ऐसा प्लान नहीं कर सकते भाई हमारी एक कैंटीन हो जहाँ पे 10 रुपये का नहीं 5 रुपये का समोसा मिले, 5 रुपये की चाय मिले, वहाँ पे बैठे आराम से बात करें, और मान लो आज उनका काम नहीं हो पाया, इससे आपकी आमदनी ही बढ़ेगी। पास में कोई गेस्ट हाउस भी हो, भाई 100 रुपये 200 रुपये पर नाइट वहाँ पे रुक भी सकता है वो सदस्य। इस तरीके का आपके पास कोई प्लान है, या बच्चे ऐसे ही रोड पे टिक्की चाट पकौड़े खाएंगे सर? इस बात को मैंने स्वीकार करने में कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑफिस है उसका स्पेस बहुत कम है जी, सीटिंग प्लान भी नहीं है। हाँ, सीटिंग प्लान भी नहीं है प्रॉपर जो होना चाहिए। हमने इस समस्या को सरकार के सामने रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत हो गए हैं कि HSSC की बिल्डिंग अब किसी एक ऐसे प्रॉपर स्थान पे जहाँ पर 2-3 एकड़ जगह हो, बड़ा हॉल हो, बेसमेंट हो, और वो फाइल जो है CA हुड्डा के पास आ गई है। तो जो अभी तक हुआ अलग बात, पर भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए HSSC अपनी एक नया बिल्डिंग जिसमें पूरा स्पेस हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था सारी हो, ये हम करने जा रहे हैं। अमूमन समय कितना लग जाएगा? लगभग 1 साल। 1 साल में हो जाएगा, मतलब रिलैक्स रहें फिर तो। हाँ जी। तो ये हो जाएगा भाई, वहाँ पे कोई नहीं भी मिला तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, कैंटीन प्रॉपर सब कुछ होगा वहाँ पे। अभी मैं स्वीकार करने में सर उस कैंटीन का समोसा 50 रुपये का हो जाएगा? नहीं, कैंटीन का समोसा क्यों 50 रुपये में होगा? हम अपने टेंडर में लिखेंगे
जिस दिन हम टेंडर करेंगे तो कीमतों का निर्धारण करेंगे कि समोसे का रेट ये, बिस्कुट के पैकेट का ये, चाय का रेट ये, खाने का रेट ये। ऐसे थोड़ी कोई मनमानी से अपने कीमतें रखेगा। अच्छा साहब, मैं बात करूँगा SBC। एक कुछ युवा थे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जी SBC हमारी वैकेंसी रुकी हुई है, हमारे से ऊपर के तो 15-16 डिपार्टमेंट में सबको ज्वाइनिंग दे दी, हमारी तो पंजाबी की थी वही हमारी रोक दी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमसे ही कोई दुश्मनी है क्या सरकार की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका तो यहाँ तक भी मानना था, सच बताऊं, कि जी हम शायद इसलिए टारगेटेड है क्योंकि पंजाबी में हम सरदारी ही हैं, और पंजाबी में कभी सरकार ये सोचे कि किसान आंदोलन में ज़्यादा घुसे हुए हैं इसलिए इनको तो रख ही दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये कई साल से उलझी हुई है। किसान आंदोलन तो पिछले 6-7 महीने से है जी। इसमें एक लिटिगेशन है और वो कोर्ट में चले गया केस गुड एकेडमी को लेके। जिस दिन हमने पंजाबी की एडवर्टाइजमेंट की थी तो उसमें लिखा हुआ था गुड एकेडमी होनी चाहिए बच्चे की। गुड एकेडमी का मतलब शर्मा जी ये था कि जितने भी उसके 10वीं के बाद जितने भी उसके पास डिग्रियां हैं सब में 50% नंबर होने चाहिए उसके बाद। तो हमने पंजाबी का रिजल्ट निकाल दिया। फिर इसी बात को कि गुड एकेडमी के विषय को लेके 2 बच्चे कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने गुड एकेडमी की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि सारों में नहीं, 3 डिग्रियों में उसके 50% नंबर होने चाहिए जी। तो ये जो SBC का रिजल्ट रुका हुआ है, हमने AG साहब की एडवाइस के लिए लिखा हुआ है कि हम गुड एकेडमी के हिसाब से इस रिजल्ट को निकालें या जो कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके हिसाब से निकालें। वो अगले 2-4 दिन में आ जाएगी और ये रिजल्ट हम निकाल देंगे। रही बात किसान आंदोलन की, ना इस आयोग में कोई धर्म की, जाति की बात, इस पे कोई यहाँ पे इस तरह का वो नहीं है। हम सबको एक समान समझते हैं। आंदोलन को कैसे दबाना, क्या बातचीत करनी, ये सरकार का विषय है, आयोग का विषय नहीं है। ये हमने से लेना देना, हमारा काम जो है वो निरंतरता से चल रहा है। ये गुड एकेडमी की बात शायद बच्चों को अभी तक नहीं पता थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है सिर्फ ये गुड एकेडमी को अपनाना है या कोर्ट की डायरेक्शन माननी है, इसके आधार पर बहुत जल्दी आने वाला है। सर एक वैकेंसी थी EBPG जिसमें आर्थिक आधार पे 4-5 जातियां हैं। कुछ वैकेंसी में रिजल्ट अटके हुए हैं स्टेनो EBPG के। तो उनका ये कहना है कि भाई जो OBC है या SC है या जर्नल है उनकी तो वेटिंग लिस्ट निकाल दी 3-4 बार, हमारी तो एक बार भी नहीं निकाली। ऐसा क्या सर? EBPG जो है, EBPG एक कैटेगरी थी जी। हमने मैक्सिमम जो EBPG के रिजल्ट थे वो निकाल दिए हैं। 3 या 4 है, अभी मैं स्वीकार करता हूँ 3 या 4 रिजल्ट ऐसे हैं EBPG के जो हमने अभी तक नहीं निकाले, क्योंकि ये EBPG वाला जो मामला है अब केंद्र सरकार ने इसका नाम कर दिया EWS और EBPG। EBPG जो है वो हरियाणा में अप्लाई होती है, EWS सेंटर के माध्यम से सारे स्टेटों में लागू होती है। ये विषय अब कोर्ट में चला गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं करती तो तब तक हम ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट हमने निकाल दिए डिपार्टमेंट उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले भी 3-4 वैकेंसी धड़ाधड़ रिजल्ट आए हैं सर। हाँ, वो PGT के हमने रिजल्ट निकाले हैं, उसमें EBPG कैटेगरी नहीं थी। आई है सर? नहीं, EBPG कैटेगरी उस टाइम थी नहीं सर। उनके EBPG की वेटिंग लिस्ट आई है, मैंने देखी है। तो आपने मेरे संज्ञान में लिया, मैं देखता हूँ, पर जब ये अगर 2015 की ये एडवर्टाइजमेंट की बात है तो उस टाइम ये EBPG कैटेगरी नहीं थी। चलो मैं अभी इस बारे में ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई उनको तो ज्वाइनिंग दे दी एक बार जो कट ऑफ आई थी EBPG वालों को, हमें रोक दिया है। 7-8 महीने हो गए इस बात को। क्या सरकार हमारी इन वैकेंसियों को ख़त्म करके नई सिरे से भर्ती तो नहीं निकाल दे? इस बारे में आपकी तरफ से रिजल्ट तैयार है? नहीं, सरकार इनको ख़त्म नहीं करती। जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक डिपार्टमेंट्स ने भी ज्वाइनिंग रोक दी। इवन जिनका रिजल्ट भी निकाल दिया था हमने, डिपार्टमेंट ने उनकी ज्वाइनिंग रोक दी। रिजल्ट पे अभी कोई रोक नहीं है, पर हमारे पास एक एडवाइजरी है कि आप तब तक रिजल्ट ना निकालें जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला नहीं हो जाता। ओके, मान लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट सवेर जब भी आए, आपकी जो मान लो 50 बच्चे वेटिंग में हैं
वो लगे तो गए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में कहता भी इनको लगाओ, जो भी वेटिंग में थे इनको तो लगाओ, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ये कहा था 2017 से पहले जो भी बच्चे हैं उनको लगा दिया जाए। अब उसके बाद कोई नई एडवाइजरी है या क्या मामला है, उसको नई इस वैकेंसी को खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा ना? नहीं, ये वैकेंसी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है वो दो होंगे शर्मा जी। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दो, रिजल्ट निकाल दो, या कहेगी ईपीबीजी को जनरल कैटेगरी में ट्रीट कर लो। तो ईपीबीजी के जो कैंडिडेट हैं वो ऑटोमेटिकली जनरल के कैंडिडेट हैं। ओके, ईपीबीजी का मतलब है इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन इन जनरल, वो जनरल का ही तो हिस्सा है। ये अलग है कि ईपीबीजी का ना आके जनरल का मेरिट वाला आ जाए, ये तो हो सकता है पर ये खत्म नहीं हो सकता। ओके, तो सर अब हमारे जो युवा साथी हैं, 60% जो हमारे देश के युवा साथी हैं, हरियाणा के युवा साथी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन किसी न किसी पोस्ट का हर रोज़ टेस्ट ले रहा है। शर्मा जी, हर रोज़ का मतलब 3-3 शिफ्टों में हम टेस्ट ले रहे हैं। और पुलिस की भर्ती, ग्राम सचिव की भर्ती जो लंबित पड़ी थी उनके हमने शेड्यूल जारी कर दिए हैं। बच्चे कोई भी इफ एंड बट छोड़ के अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। माननीय मनोहर लाल जी पे, उसकी सरकार पे और कमीशन पर पूरा भरोसा रखें कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर भर्ती होगी। वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। पुलिस का हमने शेड्यूल डाल दिया, ग्राम सचिव का डाल दिया, बाकी सभी पोस्टों का हमने जो मेजर पोस्ट हैं उनका शेड्यूल डाल दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो प्रतियोगी प्रतिभागी परीक्षाएं देने के लिए आए हैं कि वो वैक्सीनेशन का 1 डोज तो कम से कम ले लें, हो सके तो दोनों ले लें। ये अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई दिनों से चैनलों पे ये एक बहस चल रही है। ये अनिवार्यता नहीं है, एक सलाह है, क्योंकि किसी भी पद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो जो व्यक्ति पुलिस में भर्ती होने जा रहा है वो फ्रंट लाइन का, कोरोना का वॉलंटियर है, तो कम से कम मैं या मेरा आयोग या मुख्यमंत्री जी उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो तो कम से कम वैक्सीन ले। और हर दिन हर बार लोगों को पुलिस मोटिवेट कर रही है कि वैक्सीन लें, वैक्सीन लें। जो पुलिस में भर्ती होना जा रहा है वो तो कम से कम वैक्सीन ले, ये मेरी एक सलाह है। तो भोपाल सिंह खत्री जी का इंटरव्यू, चेयरमैन साहब हमारे HSSC डिपार्टमेंट के, और सच्ची कहूँ भाई, देसी भाषा में कहूँ तो बिल्कुल सिंपल सादे हैं। और जिस तरीके से बातचीत का नज़रिया था वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सिंपल। सीरियसली हरियाणा का इतना बड़ा उनके पास पद है, दायित्व है, और जिस तरीके से भाई उनसे बातचीत हुई, मैंने तो बिल्कुल सिंपल से लगे भाई। कोई ईगो, कोई घमंड, ये तो मैंने दिखा नहीं। बाकी आपके सवाल दोबारा लिख दियो कि कुछ हैं, फिर आऊँगा, फिर भोपाल सिंह खत्री जी से हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।